टॉपिक है, प्रॉफ में आपके 3 से 4 दफा आ चुका है और वाइवा के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। हालांकि आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, आपने कहा जी बड़ा आसान सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक होता है, हालांकि ऐसा नहीं है। आज हम इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि आखिर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और चीजें इसमें काफी जो है वो समझने वाली है। ठीक है, गौर से जरा सुनिएगा। तो कूलर बंद कर लें डॉक्टर साहब, मैं भी पंखा बंद करके पढ़ा रहा हूँ आपको। अच्छा जी, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में सुने। देखिए डॉक्टर साहब, इसके नाम से आपको एक चीज तो क्लियर हो गई कि जनाब इसमें आयरन की डेफिशिएंसी होगी। ठीक है, अब इसका अगर हम एक प्रॉपर ऊपर सिनेरियो पढ़े, वो कहता है आ 9 month old infant present with pallor, he is taking only cow's milk, he eat very little solid food, results of physical examination are otherwise normal, but he is tachycardic, pale, stool is negative for blood, his hemoglobin level is 8। तो मतलब देखिए उसमें पेलर का जिक्र भी आ गया, वो अपनी खाना भी सिर्फ काउ मिल्क से ले रहा है और वो कुछ कोई वीनिंग वगैरह जो है ना 6 month के बाद स्टार्ट कर देनी चाहिए, वो वीनिंग भी प्रॉपरली नहीं कर रहा, बड़ी थोड़ी सी लिटिल फूड सॉलिड खा रहा है और हीमोग्लोबिन का लेवल भी कम है। अच्छा, तो फूड की हैबिट से हमें ये अंदाजा हो गया कि इस पेशेंट को जो है ना वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। और हमें स्टूल हमने करवाया तो इसको कोई जो है ना वो डिजीज नहीं है, कोई इसको स्टोमिक का डिसऑर्डर नहीं है, कोई एच पाइलोरी वगैरह इस तरह का भी सीन नहीं है कि हम कहें कि कोई क्रॉनिक ब्लड लॉस हो रहा है या कोई ब्लड लॉस की तरफ पेशेंट जा रहा है। अब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को हम लोग जो प्रेजेंट करते हैं, जो उसको हम नाम देते हैं, वो हम देते हैं माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। माइक्रोसिटिक का मतलब यह है कि सेल का साइज छोटा हो गया, यानी कि सेल अगर फॉर एग्जांपल आपका इतना था तो अब उसका साइज छोटा होकर कितना हो गया, इतना होगा, माइक्रोसिटिक छोटा हो गया। अब सेल का साइज क्यों छोटा होता है? क्योंकि आपको पता है कि आरबीसी के अंदर जो मेजर पोर्शन होता है दैट इज योर हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन किससे बन रही है? हीम जो उसका जो पोर्शन है वो आयरन से बन रही है। तो अगर हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन नहीं हो रही सही तरह से तो इट मींस के आपके जो आरबीसी का साइज है वो छोटा होना शुरू हो जाएगा। और सिटिक हम सेल को कहते हैं, माइक्रोसिटिक का मतलब ये कि सेल का साइज छोटा हो गया, और हाइपोक्रोमिक का मतलब ये कि इसमें जो क्रोम है, जो आयरन की क्वांटिटी है वो भी कम है। यानी कि एक तो सेल का साइज छोटा है और साथ में आयरन की क्वांटिटी भी कम है, जो हीमोग्लोबिन जो बन रही है उसमें जो आयरन की क्वांटिटी है वो भी कम है। तो हम इसको नाम दे देते हैं माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। डॉक्टर साहब, ये बात आप लोगों को बड़ी समझाने की यहाँ पर जरूरत है, जिसके लिए मैंने एंड पे व्हाइट पेजेस कुछ ऐड किए हैं, जो कि आप लोगों को आज समझ आएगी तो आप लोगों को इसकी लैब्स पता चलेंगी और आप लोग किसी भी पेशेंट को मिनटों सेकंडों में पकड़ लेंगे कि इसको क्या मसला है। डॉक्टर साहब जरा मेरी बात को गौर से सुनिएगा। 3 मेन चीजें हैं। वन इज फेराटिन, सेकंड इज टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, एंड थर्ड इज, एक है फेराटिन, एक है टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, और एक है आपके पास जो थर्ड वन इज ट्रांसफेरिन। इन तीनों का सबसे पहले फंक्शन को समझिए और ये तीनों आपको पता चलेगा। आयरन का हमें पता चल गया, आयरन कहां पर यूज हो रहा है? आयरन यूज हो रहा है हमारी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन में। अगर आयरन नहीं अवेलेबल है, अब आयरन क्यों अवेलेबल नहीं है? मे बी कोई उस पेशेंट को जो है वो कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो कि उसको इतना ज्यादा आयरन ज्यादा रिक्वायर्ड है, लेकिन उसकी ब्लीडिंग की वजह से उतना ज्यादा उसे आयरन नहीं मिल पा रहा। छोटे बच्चों में जो मेन प्रॉब्लम्स होते हैं वो वीनिंग के प्रॉब्लम्स होते हैं, फूड के प्रॉब्लम्स होते हैं, खाना नहीं खा रहा, हुकवर्म इन्फेक्शंस के प्रॉब्लम होते हैं, ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम हो गई है, कोई ब्लड मिसमैच लग गया है, या जिस तरह बड़े लोग हैं, जिस तरह हम लोग जो है आयरन की अब्जॉर्प्शन पे कोई प्रॉब्लम आ गई, आयरन प्रॉपर्ली अब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा, आयरन डेफिशिएंसी, जो हम फूड खा रहे हैं वो बैलेंस्ड डाइट हम यूज नहीं कर रहे। तो पहली बात तो ये कि आयरन की कमी फौरी तौर पे नहीं हो जाती। ये नहीं कि रात को आप सोए थे, आपने आयरन नहीं खाया और सुबह आप उठे और आपका आयरन खत्म हुआ है, नहीं। हमारी बॉडी में भी आयरन के कुछ स्टोरेजेस होते हैं। आयरन हमारी बॉडी में फेराटिन की फॉर्म में स्टोर्ड होता है। फेराटिन क्या है? ये हमारी बॉडी की स्टोर्ड फॉर्म है। आयरन जो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, दैट इज इन फॉर्म ऑफ फेराटिन। अब टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी एक्चुअली क्या है? आयरन का
प्रोटीन्स के साथ बाइंड करना, जो सीरम प्रोटीन्स के साथ आयरन बाइंडेड फॉर्म में रहता है, उसको हम कहते हैं टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, कि आयरन जो है वो सीरम प्रोटीन्स के साथ कितना ज्यादा बाइंड है। और ट्रांसफेरिन क्या है? इट इज अ ट्रांसफर प्रोटीन, इट इज अ ट्रांसफर प्रोटीन जो कि आयरन को ट्रांसफर करती है बोन मैरो के अंदर, या जहां पर हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन हो रही होती है वहां पर आयरन को ट्रांसफर करती है। इट इज अ ट्रांसफरिंग प्रोटीन। यहां पर आपको जो चीज समझने की सबसे ज्यादा जरूरत है, मुझे ये बताएं कि जब भी आयरन की डेफिशिएंसी होगी तो सबसे पहले क्या होगा? स्टोर डिप्लीट करेगा, स्टोर डिप्लीट करेगा, यानी कि जो स्टोर है, जो हमने स्टोरेज रखी हुई है जहां पर आयरन स्टोर हो रहा है, वो डिप्लीट करेगा, वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो हमारी लैब्स में हमें फेरेटिन की क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फेरेटिन हमारी बॉडी में एक स्टोरेज फॉर्म है। देखो कमी कब होती है? जैसे फॉर एग्जांपल एक गोदाम है, एक गोदाम आपका बना हुआ है, उसके अंदर 10 बोरे जो है ना वो गंदम के आपने रखे हुए हैं, ठीक है। जब तक वो 10 बोरे कंप्लीट हैं, आपको बाहर से खाना मिलता जा रहा है, आप खाते जा रहे हैं, आप बड़े सुकून में कि यार ये 10 के 10 बोरे मेरे पास सेव फॉर्म में पड़े हुए हैं, मुझे गंदम की और जरूरत नहीं है, मुझे बाहर से डेली रोटी मिल जाती है, खाना मिल जाता है, मैं उससे अपनी जरूरत पड़ लेता हूं, मुझे स्टोर्ड गंदम को यूज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मुझे बाहर से खाना मिलना बंद हो जाएगा, रोटी मिलना बंद हो जाएगी, तो मैं क्या करूंगा कि मैं उन बोरों को खोल के, उन थैलों को खोल के उनमें से गंदम निकाल के खाना शुरू कर दूंगा, और वो गंदम जो है उसका स्टोरेज जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। इट मींस कि मेरे पास जो आउट गोइंग, जो इनकमिंग जो आयरन था, जो मुझे आ रहा था, जो मैं खा रहा था, जो रोटी मुझे मिल रही थी, वो आना बंद हो गई है, या उससे मेरा यूज पूरा नहीं हो रहा। मुझे 4 रोटियों की जरूरत थी, मुझे 1 रोटी मिल रही है, अब वो 3 रोटियों की जरूरत पूरी करने के लिए मुझे उस स्टोर को छेड़ना है। फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट, एक पेशेंट है, उसका आयरन यूज था 10 mg पर डेसीलीटर पर डे, लेकिन वो जो खा रहा है, जो वो खाना खा रहा है, उसमें उसको सिर्फ 4 mg मिल रहा है। तो सबसे पहला जो चीज होगी, वो जो ये 6 mg का गैप है, वो कहां से पूरा होना शुरू होगा? वो आपकी फेरेटिन से पूरा शुरू, फेरेटिन से पूरा होना शुरू होगा। तो फर्स्ट पॉइंट अपना अंडरस्टैंड करें कि आपका फेरेटिन के ऊपर जो आपका स्टोर है वो कम होना शुरू हो जाएगा, फेरेटिन का लेवल डाउन होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं डॉक्टर साहब, जब टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी का मतलब यह है कि कितना ज्यादा अमाउंट में आयरन सीरम प्रोटीन्स के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। मुझे एक बात बताएं कि फॉर एग्जांपल 50 तो ज्यादा है, 3 मॉलिक्यूल्स हैं प्रोटीन के, ठीक है, 3 मॉलिक्यूल्स हैं प्रोटीन के, इनके साथ आयरन आकर तीनों के साथ लगा हुआ है, तो क्या और कैपेसिटी है कि कोई और मॉलिक्यूल पड़ा है, कोई और कैपेसिटी है कि आयरन किसी के साथ अटैच हो सके? नहीं। तो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी इस सूरत में क्या है? इस सूरत में क्या है? कम है। इस सूरत में टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी क्या हुई हुई है? कम हुई हुई है, क्योंकि हमारे पास सीरम प्रोटीन्स के पास इतनी जगह ही नहीं है कि वो और आयरन को रख सके। लेकिन अगर यही आयरन डिप्लीट हो जाए, तो ये जो सीरम प्रोटीन्स के साथ लगा हुआ आयरन है, ये इनको छोड़ देगा और प्रोटीन्स खाली होना शुरू हो जाएंगी, यानी कि प्रोटीन्स के साथ आयरन जो लगा हुआ था वो यहां से डीटैच होना शुरू हो जाएगा, खत्म होना शुरू हो जाएगा, वो यूज हो रहा है, वो यूजेज में आ रहा है। तो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी हमारी क्या होगी? टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। अब तीसरी चीज देखें, अब डॉक्टर साहब तीसरी चीज देखें, ट्रांसफेरन के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? ट्रांसफेरन के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? ट्रांसफेरन के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? मुझे एक बात बताएं, ट्रांसफेरन के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? ट्रांसफेरन की क्वांटिटी कैसे होगी? तो अब थोड़ा सा हम पीछे जाकर ये जो 2 मैंने बातें आपको समझाई हैं, पहले इनको जरा उधर पीडीएफ से देखते हैं कि हमारी परवेज अकबर इन बातों के बारे में क्या कहती है। वो कहता है कि जनाब इस लाइन को जरा पढ़िए, आप लोगों की जरा बातें खुलें, कि वो कहता है कि जनाब, वो कहता है द आयरन स्टोर्स आर डिप्लीटेड फर्दर, सीरम फेरेटिन लेवल डिक्लाइंस, सीरम फेरेटिन इज एन एक्यूरेट इंडिकेटर ऑफ टिश्यू आयरन स्टोर्स। मतलब ये आपका एमसीक्यूज भी है कि वो कहता है कि सबसे पहले सीरम फेरेटिन का जो स्टोर होगा वो डिक्लाइन करेगा, और फिर वो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी के बारे में क्या कहता है? वो कहता है कि जब आयरन स्टोर्स डिप्लीट होंगे तो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो ये दोनों चीजें अभी हमने डिस्कस की हैं कि सीरम फेरेटिन कम होगा और जो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, अब यहां पर सवाल पैदा होता है
कि ट्रांसफरन की सैचुरेशन कैसी होगी। जो ट्रांसफरन प्रोटीन है जिसका काम था आयरन को लेकर जाना, आयरन को ट्रांसफर करना, मुझे ये बताएं कि जब आयरन 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 की क्वांटिटी कम होगी तो ट्रांसफरन की सैचुरेशन ज्यादा होगी कि कम होगी। यानी कि ट्रांसफेरन प्रोटीन के साथ आयरन ज्यादा क्वांटिटी में मौजूद होगा या कम क्वांटिटी में मौजूद होगा। जाहिर सी बात है लेस मौजूद होगा। तो ट्रांसफेरन की सैचुरेशन भी ट्रांसफेरन की सैचुरेशन भी विद आयरन क्या हुई होगी, कम हुई होगी। ठीक है, तो मतलब हमारे पास तीन मेन इंडिकेटर्स हैं जो हमने पकड़ लिए, जिनमें से सबसे बेस्ट इंडिकेटर कौन सा है, सीरम फेरेटिन। सीरम फेरेटिन से हमें यह पता चल गया डॉक्टर साहबान, हमने उस पेशेंट की जब हमने लैब्स करवाई तो ये पता चल गया कि सीरम फेरेटिन जो है वो कम हो रहा है, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, और जो सैचुरेशन है ट्रांसफरन की वो भी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो दो चीजें कम हो रही हैं, और एक चीज जो है वो बढ़ रही है। अब मेरे ख्याल से ये आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा कि क्या जो है ना वो इसमें कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये बात क्लियर है, डॉक्टर साहब ट्रांसफरन की सैचुरेशन की बात कर रहे हैं, ट्रांसफरन डिक्रीज नहीं हो रही, ट्रांसफरन की सैचुरेशन डिक्रीज हो रही है। ट्रांसफरन प्रोटीन जिसने आयरन को बाइंड करके लेके जाना है वो सैचुरेटेड नहीं है, उसके साथ आयरन बाइंड नहीं है। नाउ द सैचुरेशन ऑफ ट्रांसफर प्रोटीन इज लेस। सैचुरेशन जो पहले 100% सैचुरेटेड थी या 75% सैचुरेटेड थी, अब उसके पास आयरन नहीं है, अब वो 15, 60, 30, 40% सैचुरेटेड है। ठीक है, तो ट्रांसफरन की क्वांटिटी कम नहीं हुई है, it is actually the saturation of transferrin protein that is come। ठीक है, that is come। अच्छा, अब जरा गौर से सुनिएगा इस मेरी बात को जो मैं आपको यहां समझाना चाह रहा हूं। डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताएं, ब्लड का काम क्या है? ब्लड का काम क्या है? ऑक्सीजन को ट्रांसफर करना। मेन जो आरबीसीज है, जो हीमोग्लोबिन, उसका काम क्या है कि वो ऑक्सीजन को ट्रांसफर करती है जहां पर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को जरूरत होती है। मुझे एक बात बताएं, अगर हीमोग्लोबिन कम है तो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट कम हो जाएगी, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट हमारे टिश्यूज में कम हो जाएगी, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट हमारे टिश्यूज में कम हो जाएगी। मुझे एक बात है, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट हमारे टिश्यूज में कम हो जाएगी। अब अगर हमारे पूरी बॉडी में ओवरऑल अगर ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाए और हमारे सेल्स को ऑक्सीजन कम मिल रही हो, तो ऐसा पेशेंट कैसा हो सकता है, मुझे बताएं। क्या वो एक्टिव होगा, फिटीग्ड होगा, वीक होगा, कैसा होगा? जहरी सी बात है, वो पेशेंट आपके पास कैसे आएगा? सबसे पहले पेल कंडीशन में आएगा, पेल कलर के साथ आएगा। वो पेशेंट वीक नेचर के साथ आएगा, लिथार्जिक नेचर के साथ आएगा। वो पेशेंट एक्टिव नहीं होगा, ठीक है, फटीग सा होगा, एक्टिवनेस उसके अंदर नहीं होगी, मरा सा, मुरझाया सा। अब मुझे बताएं, जब ब्रेन को भी ऑक्सीजन सही तरह से नहीं मिल रही तो सवेयर कंडीशंस के अंदर में भी ये भी तो हो सकता है ना कि उसको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी आ रहे हो, वो पेशेंट कंफ्यूज्ड स्टेट में आए, वो पेशेंट ड्राउजीनेस की स्टेट में आए, वो पेशेंट आपके पास जो है मेंटल कंफ्यूजन की स्टेट में आए, और मे बी सीवियर कंडीशंस के अंदर वो पेशेंट आपके पास अनकॉन्शियस के तौर पर भी रिप्रेजेंट करे। डॉक्टर साहब एक बात और मुझे यहां पर बताएं, आप सब माशाल्लाह बड़े ज़हीन, बड़े फतीन हैं, मुझे बताएं जब भी ऑक्सीजन की क्वांटिटी ब्लड में कम होती है, इसका एक कंपनसेटरी मैकेनिज्म है जो कि आप लोगों की रेस्पिरेटरी ट्रैक के ऊपर इफेक्ट करता है। सांस तेज आना शुरू होता है, सांस, आप ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। हालांकि मसला क्या ऑक्सीजन का है, मसला ऑक्सीजन का है या हीमोग्लोबिन का है? प्रॉब्लम इज एक्चुअली विद द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, नॉट विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारी बॉडी ये समझती है कि शायद ऑक्सीजन के साथ प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं जा रही, तो ऐसे पेशेंट को क्या होना शुरू हो जाती है, हाइपर वेंटिलेशन। और हाइपर वेंटिलेशन से क्या होता है आप सबको पता है, टैकेपीनिया, रैपिड ब्रीदिंग, तेज तेज सांस लेगा ऐसा पेशेंट, रैपिड ब्रीदिंग, तेज तेज सांस लेगा। एम आई क्लियर? मेरी बातें क्लियर हो रही हैं आपको? क्लिनिकल पिक्चर्स क्लियर हो रही हैं? तो थोड़ा सा हम इसको बुक से भी देखते हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं जनाब। ये जो हम बातें हम कर रहे हैं इसको ये हम क्यों कर रहे हैं। देखिए वो कहता है कि ऐसा पेशेंट कैसे आएगा,
ऐसा पेशेंट आपके पास कैसे आएगा? वो कहता है ऐसा पेशेंट आपके पास इरिटेबल होगा, ऐसा पेशेंट आपके पास लेथार्जिक होगा, इजीली फटीग कर जाएगा, पेल होगा। उसको ऐसे पेशेंट को जो है वो आप लोगों को अच्छा अब ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं उनको कंजस्टिव कार्डियक फेलियर भी होता है, कार्डियोमेगालीज भी होती हैं, ताकि कार्डिया के साथ भी वो पेशेंट्स आते हैं और सिस्टोलिक मर्मर्स के साथ भी आते हैं। कोई मुझे अकल का अच्छा बंदा कोई ये मुझे बता सकता है कि इसमें ये हार्ट एबनॉर्मेलिटीज क्यों आती हैं? ये कार्डियोमेगाली जो हार्ट का साइज बढ़ जाता है, या सिस्टोलिक मरमरी क्यों आता है, टैकिकार्डिया। हाँ, कंपनसेटरी। देखें, एक हमारी हाइपरवेंटिलेशन हो रही है, ऑक्सीजन, ठीक है। दूसरा, हाइपोक्सिया की वजह से, हमारी ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमारी बॉडी की डिमांड पूरी नहीं हो रही। और आपको पता है जब डिमांड पूरी ना हो रही हो, तो डिमांड जब पूरी ना हो रही हो तो हार्ट उस डिमांड को ओवरकम करने के लिए वो क्या करता है, टैकिकार्डिया, तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। क्योंकि हार्ट को तो ये पता है कि मे बी ब्लड वहां पर सही तरह से नहीं पहुंच रहा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की डिलीवरी नहीं हो रही, तो हार्ट ज्यादा से ज्यादा पंप करेगा कि ज्यादा से ज्यादा ब्लड पहुंचे। लेकिन क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एक क्रॉनिक डिजीज है, एक क्रॉनिक डिजीज है, तो बहुत जो है ना वो कॉमनली टैकिकार्डिया होगा ऐसे पेशेंट को। जो ऐसा पेशेंट होगा वो बड़ा कॉमनली टैकिकार्डिक कंडीशन में रहता होगा, और बार बार टैकिकार्डिया और हाई कार्डिक आउटपुट की वजह से जो हार्ट है उसमें मायोपैथीज, उसकी कार्डियोमेगाली होना शुरू हो जाती है, सिस्टोलिक मर्मर्स आना शुरू हो जाते हैं, और पेशेंट हार्ट फेलियर की तरफ भी जा सकता है। और सबसे बड़ा खतरा यहां पर पता क्या होता है कि देखो, ऑक्सीजन पहले कम है, जब हार्ट ज्यादा पंप करेगा तो हार्ट को खुद भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जब हार्ट को खुद ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो एस्कीमिक स्टेट में जाना शुरू कर देगा, वो एंजाइना की पेन स्टार्ट कर देगा, और वो भी हार्ट फेलियर की तरफ जाएगा। एम आई क्लियर विद दिस पॉइंट? तो ऐसे पेशेंट की क्लिनिकल पिक्चर क्लियर होती है? क्लिनिकल पिक्चर ऐसे पेशेंट की क्लियर होती है डॉक्टर साहब? तो अगर हमारे पास एक पेशेंट आया है, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं, हम एक बात डिस्कस करते हैं, हम कहते हैं कि जनाब हमारे पास एक पेशेंट आया है, हम कहते हैं कि एक पेशेंट आपके पास आया, जरा सुने आप मेरी बात गौर से। इट इज अ 3-year-old बॉय आपके पास आया है, और वो आपका जो है लिथार्जिक है, उसको वीकनेस सी फील हो रही है, आपने उसकी आंखों का कलर चेक किया, वो पेलनेस उसकी आंखों में है। मुझे ये बताएं कि आप उसको अप्रोच कैसे करेंगे? आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए ऐसे पेशेंट पे? हम आते ही उसको क्या कहेंगे, जाके टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी का टेस्ट करा के आओ। सबसे पहली अप्रोच आपकी क्या होनी चाहिए? हिस्ट्री। हिस्ट्री में आप क्या चीजें उससे पूछे? कोई मुझे 2 से 3 सवाल बताए जो हिस्ट्री में पूछना बहुत जरूरी है, जो हिस्ट्री में पूछना बहुत जरूरी है, ठीक है। सबसे पहला सवाल आप उसकी डाइट के बारे में करें, आप उसकी डाइट के बारे में करें। आप उससे पूछें कि वो खाता क्या है, आप उसको खाने में क्या देते हैं, ठीक है। आप उसको क्या, आप उसका जो आप उसको सुबह दोपहर शाम खाना दे रहे हैं, रोटी दे रहे हैं, आप क्या दे रहे हैं? आप उसको सबसे पहला सवाल क्या करें, आप उसकी डाइट के बारे में करें। दूसरा सवाल आप उससे क्या करें, आप दूसरा जो आपका क्वेश्चन होना चाहिए वो होना चाहिए, कोई ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं हो रही इसको, कहीं से कोई ब्लीडिंग वगैरह का मसला तो नहीं है कि इसको कोई खून की उल्टी आती हो, या इसके पखाने में से खून बहता हो, या इसको भूख बहुत ज्यादा लगती हो, या इसको चनूने लड़ते हो, यानी कि इचिंग होती हो बहुत ज्यादा इसकी एनल रीजन के अंदर, चनूने लड़ते हैं ना, वो आपको पता है ना, हुकवर्म इन्फेक्शन जो होते हैं। कोई इस तरह की आप पेशेंट जो है ना, नहीं नहीं डॉक्टर साहब 3 साल के बच्चे को यार मेनोर्जिया तो नहीं ना पूछेंगे का डॉक्टर कासिम, वो खुदा का खौफ कर मेरा भाई। ठीक है, मैं 3 साल के बच्चे की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम डाइट की बात करेंगे। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, तो हम डाइट की बात करेंगे, हम ब्लीडिंग की हिस्ट्री लेंगे, हम साथ में उसकी जो वर्म्स की कोई हिस्ट्री लेंगे, कोई उसको इन्फेक्शन, कोई पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, इस तरह कोई चीज तो नहीं है। अच्छा, और एक और चीज हमारी यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी जो हमें पूछनी चाहिए, कौन सी? एक और हिस्ट्री, एक और सवाल हमें उससे करना चाहिए। हम उससे सवाल करेंगे
क्या ये काम करते हुए थक तो नहीं जाता? क्या ये बहुत थोड़ा सा चल के ऐसे थक तो नहीं जाता? इसे सांस तो नहीं चढ़ जाता? इसे वीकनेस तो नहीं होती? चलते चलते चकरा तो नहीं जाता? चलते चलते गिर तो नहीं जाता? इस तरह के कोई क्वेश्चन करेंगे उसकी स्टेट के बारे में। उसकी स्टेट के बारे में हम उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि यार जब ये बच्चा कुछ कुछ चलने की कोशिश करता है, कोई उठने की कोशिश करता है, ऐसा तो नहीं किसी सांस चढ़ जाता है? खिलौनों के साथ खेलते हुए तो नहीं इसको सांस चढ़ जाता? थोड़ा सा ऐसे ये रिड़े, थोड़ा सा चलने फिरने की कोशिश करे, एक्टिव कैसा है, कितना रिस्पॉन्ड करता है आपको, हंसता तो हंसता खेलता है, अपने हाथ पांव ज्यादा मारता है, ये सारे क्वेश्चन आप करेंगे उसकी स्टेट के बारे में। तो ये आपकी हिस्ट्री की अप्रोच होगी। अब उसके बाद आपने उसका एग्जामिनेशन करना है, फिजिकल एग्जामिनेशन आप उसका करें, और उसमें तो जाहिर बात है आपका मेन जो चीज है दैट इज योर पैलर, कि आप उसका फौरी तौर पे पैलर चेक करें। ठीक है, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में आप उसका पैलर चेक करें, आप उसके आईलिड्स को चेक करें, आप उसके हाथों को चेक करें, आप उसके नेल्स को चेक करें, काइलोनेकिया चेक करें, ये सारी चीजें आप उसकी चेक करें, उसकी हिस्ट्री के अंदर आप उसकी जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में दें। अब तीसरे नंबर पे आप जाएंगे लैब्स की तरफ। तीसरे नंबर पे आप जाएंगे लैब्स की तरफ। सबसे पहली लैब हमें कौन सी करानी चाहिए आपकी नजर में? सबसे पहली लैब हम कौन सी कराएं? और भाई सबसे पहली लैब हम कौन सी कराएं? सबसे पहला हमें डॉक्टर साहब एक सिंपल सा 50 रुपए का सीबीसी करवाना चाहिए, ताकि हमें यह पता चले कि हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी कितनी है। हीमोग्लोबिन का मसला ना हो, कोई लेड पॉइजनिंग का इशू हुआ हो, कोई हीमोफीलिया का इशू हुआ हो, सॉरी थैलेसीमिया का इशू हुआ हो, तो हीमोग्लोबिन की हम क्वांटिटी, सबसे पहले हम हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी को देखेंगे। साथ में हम क्या करवाएंगे सीबीसी में? हमें सीबीसी से और क्या पता चल जाएगा? हमें आरबीसी इंडेक्सिस का आइडिया हो जाएगा, हमें एमसीवी का आइडिया हो जाएगा, हमें एमसीएचसी का आइडिया हो जाएगा, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, हमें आरडब्ल्यूडी का जो है ना आरबीसी डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ का आइडिया हो जाएगा। ठीक है, हमें आरबीसी इंडेक्सिस का आइडिया हो जाएगा, हीमोग्लोबिन का आइडिया हो जाएगा। आप सबको पता है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में क्या होगा? वॉल्यूम कम हुआ होगा, आरबीसी की जो डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ है वो भी कम हुई होगी, हीमोग्लोबिन भी कम हुई होगी। आरबीसी इज अ डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, आरडीडब्ल्यू। ठीक है, तो एमसीवी कम हुआ होगा, एमसीएचसी कम हुआ होगा, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम कम हुआ होगा, हीमोग्लोबिन कम हुआ होगा, आरडब्ल्यू कम हुआ होगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब मुझे बताएं, इसके बाद अब आपको ये तो पता चल गया कि इसको माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया हुआ है। अब वो किस हद तक हुआ है उसको आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? उसके दो तरीके हैं कि आपने किस हद तक हुआ है, उसके दो तरीके कार है। पहला तरीका तो क्या है कि आपने एग्जामिनेशन से उसकी जो आपने उसकी जो स्टेट है उससे आपको थोड़ा अंदाजा हो जाएगा कि भाई किस हद तक ये भी अर्ली लेवल्स के ऊपर है, ये बहुत सवेयर किस्म का इसको एनीमिया हुआ है। थोड़ा सा आपको एक एग्जामिनेशन जो आपका है उससे आपको आइडिया होगा। और दूसरा आपको क्या करनी पड़ेगी? आयरन प्रोफाइल स्टडी। आयरन प्रोफाइल स्टडी, आयरन प्रोफाइल स्टडी, आयरन प्रोफाइल स्टडी में आप क्या देखेंगे? वही फेराटिन देखेंगे, फेराटिन की क्वांटिटी देखेंगे, आप उसमें टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी देखेंगे, आप उसमें साथ में और आप उसके फेराटिन टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, और आप क्या देखेंगे? ट्रांसफेरन देखेंगे, ट्रांसफेरेंस देखेंगे। इससे आपको यह अंदाजा हो जाएगा कि किस हद तक आयरन डेफिशिएंसी हुई है, किस हद तक आयरन डेफिशिएंसी हुई है। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर विद दिस पॉइंट? क्लिनिकल पिक्चर क्लियर हुई कि आपने हिस्ट्री में उसका क्या पूछा, फिजिकल एग्जामिनेशन में आपने उसका क्या पूछा, लैब्स आपने पहली कौन से करवाई, फिर आयरन स्टडी प्रोफाइल आपने कौन सा क्यों करवाया। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताएं, यहां पर आप मुझे एक बात बताएं कि आरबीसी, डॉक्टर साहब एमसीवी और एमसीएचसी कम हुए होंगे ना, वॉल्यूम मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम जो है वो कम हुआ होगा आपका। अब यहां पर मुझे एक बात बताएं, आप लोग माशाल्लाह सारे ज़हीन समझदार हैं, मुझे एक बात बताएं, मुझे एक सवाल का जवाब दें। रेटिकुलोसाइट क्या होते हैं? कोई मुझे बताएगा? मैंने कल ही अभी लाइनेज में पढ़ाए हैं। रेटिकुलोसाइट जो है ना ये आपकी इमेच्योर आरबीसी की ना फॉर्म होती है, इमेच्योर आरबीसी की जो प्री मिच्योर आरबीसी हम इन्हें कह सकते हैं, या बिल्कुल बेबी आरबीसी, इमेच्योर अभी यानी कि इनके फौरन बाद जो है ना वो आरबीसी क्या हो जाते हैं? मिच्योर हो जाते हैं। मुझे एक बात बताएं कि क्या आरबीसी की क्वांटिटी जो इन ये जो रेटिकुलोसाइट फॉर्मेशन हो रही है इस पे कोई ज्यादा असर पड़ेगा? क्या हमारी आरबीसी में कोई प्रॉब्लम है
या तो ये रेटिकुलोसाइट नॉर्मल होंगे, या स्लाइटली इंक्रीज्ड होंगे, क्योंकि हमारी आरबीसी की फॉर्मेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी जो लाइनेज है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा जो प्लूरीपोटेंट हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल है वो भी बिल्कुल ठीक है, जो हमारा कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर बन रहा है वो भी बिल्कुल ठीक बन रहा है, उससे जो हमारे आरबीसी बन रहे हैं वो भी बिल्कुल ठीक बन रहे हैं। मसला क्या है? मसला आरबीसी में मौजूद, और बोन मैरो तो हमारा बिल्कुल नॉर्मली काम कर रहा है ना, बोन मैरो तो नॉर्मल काम कर रहा है, बोन मैरो को तो कोई इशू नहीं है। जो मसला, जो आरबीसी फॉर्मेशन में मसला नहीं है, आरबीसी फॉर्मेशन में जो उसका एक कंपोनेंट है दैट इज हीमोग्लोबिन, जो कि ऑक्सीजन को ट्रांसफर करता है, उसमें प्रॉब्लम है। ठीक है, तो रेटिकोसाइट्स नॉर्मल होंगे या स्लाइटली इंक्रीज होंगे। क्यों इंक्रीज होंगे? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो बॉडी ये समझती है शायद आरबीसी की डिमांड को हमें इंक्रीज करने की जरूरत है, तो वो फिर रेटिकुलोसाइट जो है उसका काउंट जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो ये नॉर्मल भी हो सकते हैं और ये ज्यादा भी हो सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन है जो आपसे सुना जाता है, और अक्सर बच्चों को ये नहीं पता होता कि क्यों रेटिकुलोसाइट्स नॉर्मल भी हो सकते हैं, इंक्रीज भी हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल अब आपको क्लियर हो गया होगा। डॉक्टर साहब ये क्लियर है? डॉक्टर साहब ये सबको क्लियर है? ठीक है, तो पेशेंट की क्लिनिकल पिक्चर्स आप सबको क्लियर हो गई? ठीक है, इसमें ये मैंने सारी चीजें मार्क की हुई हैं जो मैंने आपको समझाई हैं, जो मैंने आपको क्लियर करके मार्क की हैं। अब अगर हम इसकी मैनेजमेंट की तरफ आए, जारी सी बात है हम इसको मैनेज कैसे करेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, एमसी, आपने आरबीसी इंडेक्स पढ़े थे, आपको याद होगा जब आप लोगों ने फिजियोलॉजी पढ़ी थी फर्स्ट ईयर की, दीज आर द आरबीसी इंडेक्सेस, एमसीएचसी, एमसीवी, मीन कार्बोक्सिल वॉल्यूम्स। ठीक है, रेटिकुलोसाइट्स इज अ प्रीमेच्योर आरबीसी। ठीक है, रेटिकुलोसाइट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारे आरबीसी की फॉर्मेशन में तो कोई इशू नहीं आ रहा ना डॉक्टर साहब, आर तो रेटिकुलोसाइट काउंट हमारा नॉर्मल रहेगा। हाँ, थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है। क्यों हो सकता है? कंपनसेटरी मैकेनिज्म में, कि हमारी बॉडी को शायद ये लगे कि जो आरबीसी की क्वांटिटी है शायद वो इतनी ज्यादा नहीं है कि ऑक्सीजन को सप्लाई नहीं कर पा रहे, तो वो शायद आरबीसी की क्वांटिटी को थोड़ा सा इंक्रीज कर दे। डॉक्टर साहब, ये बहुत अच्छे स्टूडेंट्स की निशानी होती है अगर वो इनकी नॉर्मल वैल्यूज को याद कर ले। मैं आप लोगों को यही मशवरा दूंगा कि आप लोग इन नॉर्मल वैल्यूज को जरूर याद करें। ठीक है, नॉर्मल वैल्यूज आपको आनी चाहिए सीबीसी की। अच्छा, अब मैनेजमेंट में हमारे पास सबसे पहले प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं? भाई आप ब्रेस्ट फीडिंग को इनकरेज करें, ठीक है, और आप सप्लीमेंट्स दें। आप डॉक्टर साहब, मैं कोई 4 दफा बता चुका हूं कि ये नॉर्मल क्यों होगा। ठीक है, तो अब इसके बाद आप ग्रुप में पूछ लीजिएगा, मैं फिर वहां पर आप आंसर कर देंगे दोबारा से। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग को इनकरेज करें, ठीक है, सप्लीमेंट्स आयरन के यूज करें। तो खैर अब तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं या पाकिस्तान जैसे हैं तो बहुत अनकॉमन है। ये ज्यादातर पुअर जो पीपल पोवर्टी में या ये थर वाले या सिंध वाले इलाके में आप चले जाए ना, वहां पर ये काफी ज्यादा आपको कॉमन केसेस मिलेंगे। अब तो आपने देखें, बीमारी जो होती है ना वो ज्यादातर गरीब के लिए ही होती है। ठीक है, क्योंकि अमीर सब खा लेते हैं। ठीक है, अब अमीर का बच्चा पैदा होता है तो उसको सिरिलैक भी मिलना शुरू हो जाता है, उसको जो है ना वो आयरन फोर्टिफाइड मिल्क भी मिलना शुरू हो जाता है, उसे सब कुछ, उसके लिए तो एक न्यूट्रिशनिस्ट हायर हो जाता है कि इसने क्या खाना है और क्या नहीं खाना। तो ये इस तरह की बीमारियां अनफॉर्चुनेटली एक बहुत दुख के साथ मैं आप लोगों को बताऊं कि मेरा जो है ना, आप लोगों ने शायद नाम सुना यूनिसेफ का। मैं यूनिसेफ का 2016 से लेकर 2018 तक का पाकिस्तान का एम्बेसडर रह चुका हूं। ठीक है, यूनिसेफ का शायद आप लोगों को किसी को पता हो यूनिसेफ का, या शायद ना पता हो। तो यूनिसेफ जो है वो एक समझ लें एक वर्ल्ड जो है ना वो बहुत बड़ी एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में उनका हिस्सा होता है, और खास तौर पे वो ना बच्चों के ऊपर बहुत काम करते हैं, छोटे बच्चों की वेलफेयर और उसके ऊपर बहुत काम करते हैं। तो मैं उनका एक 2 से 2.5 साल उनका ना एम्बेसडर रह चुका हूँ। तो हमारा एक प्रोजेक्ट था थर में, सिंध का इलाका है थर, और उसके बाद उसके बिल्कुल साथ है रोही। रोही और थर जो है ना, थर एक्चुअली सिंध में है और रोही जो है वो आपके पास जो है ना वो
जो रहीम यार खान का और सादकाबाद का इलाका इस तरफ है वहां पर। तो हमारा वहां पर प्रोजेक्ट था, वहां पर यही प्रोजेक्ट था कि वहां पर तमाम जो छोटे बच्चे, वहां पर एक रिसर्च के मुताबिक 40% बच्चे जो है ना वो मेल न्यूट्रिशन की तरफ जाते हैं, जो पैदा होते हैं उनमें से 40% इज अ ह्यूज रेशो कि हर 100 में से 40 बच्चे जो है वो मेल न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं। और वहां पर जाके हमने हालत देखी, तो वो उनका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था कि उन्होंने जाकर वहां पर बच्चों को मिल्क प्रोवाइड किया। हम लोग वहां पर तकरीबन कोई 1 महीना रहे, वहां पर कैंप वगैरह लगे रहे, रिसर्चेस भी की, मेरी यूनिसेफ के साथ रिसर्च भी पब्लिश हुई है उसी के बेस के ऊपर। तो ये बड़ी, ये जो इस तरह की डिजीज है ना, ये जो मेल न्यूट्रिशन वाली, ये होती गरीबों के लिए, अल्लाह माफ करे। इसलिए मैं कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह कहा करें, अल्हम्दुलिल्लाह कहा करें कि अल्लाह ने आपको जो है ना वो हर तरह की नेमत से नवाजा है। हम लोग सिर्फ ये टेस्ट में कम नंबर आ जाए या थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए तो हम रोना धोना शुरू कर देते हैं। थोड़ा कभी सोचें कि अल्लाह ने किस किस नेमत से नवाजा हुआ है। जो दिल करता है खा लेते हैं, जो दिल करता है पी लेते हैं, जो दिल करता है पहन लेते हैं, जब दिल करता है उठ के चले जाते हैं, एसी में बैठे हैं, पंखे में बैठे हैं। हमारे पास बेशुमार नेमतें हैं जो कि किसी के पास नहीं है। ठीक है, तो कभी भी जिंदगी में जब डिप्रेस होना शुरू करें ना डॉक्टर साहब, तो मेरे अगर कभी भी जिंदगी में कभी भी आपको कोई डिप्रेशन होना शुरू हो जाए ना, तो थोड़ा सा एक चक्कर आप लोगों ने ना, कभी भी जिंदगी में कोई डिप्रेशन फील हो कि यार पता नहीं अल्लाह मियाँ ने बड़ी मेरे साथ ज्यादती हो रही है, बड़ा मेरे साथ जुल्म हो रहा है, तो थोड़ा सा एक ना चक्कर, एक अल्लाह गोल चक्कर के आगे, वो जहाँ किप्स का कैंपस है ना, उस रोड पे जरा लगाया करें कि सुबह 7 बजे से लेके 12 बजे तक वो रोड ना मजदूरों के साथ भरी हुई होती। तो 50 बंदे उसके ऊपर चढ़ जाते हैं कि मुझे ले जाओ, मुझे ले जाओ, मुझे ले जाओ, मुझे ले जाओ, आज मुझे नौकरी दे दो, आज मुझे काम दे दो। ठीक है, तो ये अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपको इस हाल में रखा है। मुश्किलात और जिंदगी और परेशानी का ये हिस्सा होती है। थोड़ा सा जो है ना उन लोगों को हमेशा देखा करें जो आपसे कम है, कि या अल्लाह जो नेमतें, जो चीजें तूने हमें अता की हैं, शायद लाखों को करोड़ों को ये नहीं अता। तो अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने हमें इस काबिल बनाया है कि हम कम से कम ये तो चीजें हमारे पास हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, हमारे पास तो ऐसा ऐसा फोन होता है, एक मोबाइल हमने ऐसा पकड़ा हुआ होता है जो किसी बेचारे गरीब की पूरे साल की पे होती है। वो पूरे साल की पे भी शायद उसकी इतनी ना बनती हो जितना एक मोबाइल हम लोगों ने पकड़ा होता है। तो फिर भी हम अगर अल्लाह के नाशुक्रे बने तो फिर बताएं मुझे कि क्या हमारे टेस्ट में 10 नंबर कम आ जाए तो हम अल्लाह से नाशुक्री करना शुरू कर देते हैं। हमारे ऊपर कोई छोटी सी हमारे आफत क्या आई है, हमारी दोस्तें गई हैं पिज्जा खाने, हमें साथ नहीं लेके गई, हमने पीछे रोना धोना शुरू कर दिया है, और मेरी दोस्तें फलानी, मेरी फलानी फलानी, मेरी धोखेबाज, ये वो मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरे साथ बड़ा जुल्म हो गया। आई एम रियली सॉरी कि मैं आपको थोड़ा सा टॉपिक से हट गया हूँ। अच्छा, तो क्योंकि वो ना मैं पढ़ा रहा था तो उन बच्चों के ना वो चेहरे मेरे जेहन में आना शुरू हो गए। मैंने मैनेजमेंट 1 महीना मैंने उनके साथ गुजारा हुआ है। मैनेजमेंट में हमारा मेन मैनेजमेंट है वो तो है ओरल, हम विटामिन यूज करते हैं, ओरल आयरन यूज करते हैं, ओरल आयरन की डोज जो कि 3 to 6 mg पर केजी होती है। 3 to 6 mg पर केजी पर डे के हिसाब से हम एलिमेंटल आयरन यूज करते हैं। आई एम रियली सॉरी अगर मेरी बात किसी को कोई बुरी लगी हो तो, लेकिन ये जिंदगी की हकीकत है डॉक्टर साहब, जिनको हम लोगों को देखना पड़ता है। ठीक है, हम लोग एक महंगे महंगे ब्रांडों पे जाके 10-10 हजार की शर्टें, 5-5 हजार के कपड़े जरूर ले आते हैं, लेकिन हम किसी की मदद के लिए 10 रुपए नहीं निकालते। अच्छा जी, तो ओरल ओरल आयरन की डोज आपने जो देनी है, आपने सेम ये जो मैंने लाइन हाईलाइट की हुई है, आपने सिर्फ ये जो है ना वो आपने पढ़ना है। ठीक है, तो 3 to 6 mg पर केजी पर डे ऑफ एलिमेंटल आयरन के तौर पे हम लोग यूज करते हैं अगर हमने देना है। अच्छा, लेकिन सवेयर केसेस के अंदर अगर हमने आयरन की डोज कैलकुलेट करनी हो तो ये आपके वाइवे में ना अक्सर टीचर लिखवा लेते हैं कि आयरन की डोज को कैलकुलेट करने का फार्मूला बताएं। तो वो डिजायर्ड हीमोग्लोबिन, कि हमें कितनी हीमोग्लोबिन चाहिए, फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि इसकी हीमोग्लोबिन 14 तक चली जाए, तो 14 को हम वेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो जितने मिलीग्राम आयरन आएगा उतनी हमारी जो है ना रिक्वायरमेंट होगी। तो ये अक्सर वाइवा में पूछ लेते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, ये पीडीएफ मैं आपको भी दे दूंगा थोड़ी देर बाद, आप लोगों को ये मिल जाएगा। ठीक है, परवेज अकबर का देखो कितना खूबसूरत पीडीएफ मैंने बनाया हुआ है। इतना खूबसूरत पीडीएफ मिलता है आपको कहीं से भला?
लेकिन ये आप लोगों ने बाहर देना नहीं है किसी को, सिर्फ आपने अपने तक रखना, ठीक है। तो ये वाला जो इसका पार्ट है कि 3 to 6 mg/kg जो है ना पर डे एलिमेंटल आयरन मिलता है। और साथ में नीचे जो है वो आप लोगों को जो आपने डोज कैलकुलेट करनी है वो कैसे, साथ में आप डाइटरी काउंसलिंग करें कि भाई इसे अंडे शंडे खिलाओ, आयरन फोर्टिफाइड मिल्क खिलाओ, और सीवियर कंडीशंस के अंदर हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करते हैं। और कोई अगर इसके साथ डिजीज चल रही है तो हमने उसको भी, जारी सी बात है, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है उसको अगर ब्लड लॉस हो रहा है तो जब तक हम ब्लड लॉस करेक्ट नहीं करेंगे तब तक वो ठीक नहीं होगा। कोई पेशेंट है उसको हुक वर्म इन्फेस्टेशन है, मैल अब्जॉर्प्शन का पेशेंट है, तो जब तक हम उसका अंडरलाइंग डिसऑर्डर नहीं करेक्ट करेंगे तब तक हम उसका आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया नहीं ठीक कर सकते। तो डाइटरी काउंसलिंग आप करें, ओरल आयरन आप दें, आयरन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया, और साथ में अगर आपने सीवियर डिजीज है तो आप उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी हम करते हैं, और साथ में जो कॉज है उसको आप करेक्ट करें, ठीक है। तो ये था आज का आपका आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का टॉपिक। मजा आया पढ़ के? हाँ, बहुत लो एचपी हो तो फिर हम उसको फौरी तौर पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। पहले भी आपने आयरन डेफिशिएंसी पढ़ी होगी, आज इंशाल्लाह आपको फर्क फील हुआ होगा कि हमने पहले और आपकी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में कितना फर्क है। डॉक्टर साहब नहीं, मैं यूएसएमएलई का लेक्चर पाकिस्तान में हम नहीं लेते, लेकिन मेरा प्लान है बहुत करीब करीब कि कोई जगह लूं मैं कलमा चौक के इर्द गिर्द, जहां पर एक छोटी सी ना जगह बनाई जाए, जहां पर ना उन बच्चों को के लिए एक जगह मैं बनाऊं जो एड्रेस कर सकें, जो यूएसएमएलई करना चाहते हैं, प्लैब करना चाहते हैं या बाहर जाना चाहते हैं, उनके लिए कंबाइंड कोर्स होना चाहिए जिनमें उनकी सारी बेसिक्स क्लियर हो। तो ये मेरा ना एक प्लान है, ठीक है, कि वो थर्ड ईयर का बच्चा भी ज्वाइन करे वो कोर्स, वो फोर्थ ईयर का भी। मेरा एक्चुअली एक प्लान है, एक ड्रीम है कि मैं कुछ अब ऐसी चीज स्टार्ट करूं कि मैं बच्चों को सेकंड ईयर से सपोर्ट करना शुरू करूं और फोर्थ ईयर में उनका मैं स्टेप 1 क्लियर करवा दूं, ठीक है। तो वो मैं कुछ ऐसा, मेरे जेहन में कुछ ऐसा प्लान चल रहा है कि कुछ ऐसा कोई एक छोटा सा कंबाइंड कोर्स लॉन्च किया जाए जो थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का, फाइनल ईयर का, एचओपी जो भी ज्वाइन करना चाहे उसको करे। खास तौर पे थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के बच्चों के लिए कि अगर वो अपनी स्टडी के साथ उसको मेंटेन करें तो उसके बाद एमएलई, चाहे वो एमएलई दे चाहे वो प्लैब दे, ठीक है, एक कॉमन कोर्स। क्योंकि आपका असल प्रॉब्लम उसमें यही होता है कि आपने उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है, चाहे वो एफसीपीएस करना चाहते हैं, चाहे वो प्लैब करना चाहते हैं, चाहे वो यूएसएमएलई करना चाहते हैं। एक सोच रहा हूं मैं, ये एक मेरा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ना मैं चाहता हूं, मेरी ये सोच है कि अगर थर्ड ईयर से ही बच्चा थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दे ना, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में बच्चे का माइंड बड़ा ओपन होता है, इजीली स्टेप 1 दे सकता है, ठीक है। और कोई पाकिस्तान में एक ऐसा प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं है जो एक प्रॉपर गाइड करे या एक प्रॉपर उसका एक कोर्स हो जिसको बच्चे लेके जो है ना वो अच्छे तरीके से कर सके। तो एक सोच है मेरी अभी अभी इसके ऊपर, मुझे इसी से टाइम नहीं मिलता है जो मैं पढ़ाता हूँ, इसी पे बड़े अच्छे बड़े बड़े लोग मुझे बुरा भला कहते हैं कि पता नहीं क्या हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, आप लोगों के जो जूनियर्स हैं उनके ऑप्थेमोलॉजी का माइक्रो का सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोगों के कॉलेजेस भी ओपन है, कोई अपने जूनियर्स को मशवरा दे दिया करें, उनको जरा समझा दिया करें, उनको कोई मिले मुले तो उसको जरा थोड़ा सा जो है उसको गाइड कर दिया करें सेशन